किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि जलील मत करना कभी किसी गरीब को चौखट पर देखकर, क्योंकि वह केवल भीख ही नहीं मांगने बल्कि दुआ भी देने आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार, आपका स्वागत करता हूं अपने आरजीएम यूट्यूब क्लासेज में। दोस्तों, आज का वीडियो जनरल अवेयरनेस का है, जिसका पार्ट नंबर 13 है। दोस्तों, यह आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एसएससी, सीजीएल, ग्रुप डी, रेलवे तथा अन्य काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कंपनियों में से कौन सी संसार के सबसे बड़ी टेलीकॉम सामान के निर्माण कंपनी के रूप में स्वीडन की इरेक्सन को कड़ी प्रतिस्पर्धा दे रही है? तो बताइए दोस्तों, कौन सी कंपनी है जो कि स्वीडन के जो बहुत बड़ी कंपनी है टेलीकॉम सामान के निर्माण के मामले में, इरेक्सन है, उसको कड़ी प्रतिस्पर्धा दे रही है? तो बताइए दोस्तों, कौन सी कंपनी है वह? हमारी ऑप्शन ए है, पहला है सैमसंग, ऑप्शन बी है हुआई, ऑप्शन सी है नोकिया और ऑप्शन डी है पैनासोनिक। तो बताइए दोस्तों, कौन सी वह कंपनी है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 जो है हुआई जो कंपनी है वह स्वीडन के जो है कंपनी को काफ़ी प्रतिस्पर्धा के सामना करना पड़ रहा है, यानी काफ़ी टक्कर दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोबाइल टावर को 1800 मेगाहर्ट्ज पर संचालित करने के लिए वर्तमान में कितने शक्ति घनत्व की अनुमति है? तो बताइए दोस्तों, जो मोबाइल टावर होता है उसे तो 1800 मेगाहर्ट्ज पर संचालित करने के लिए कितनी शक्ति घनत्व की अनुमति मिली है जो सरकार द्वारा? तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन ए है 4.5 वाट प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 9 वाट प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 13.5 वाट प्रति मीटर स्क्वायर और ऑप्शन डी है 18 वाट प्रति मीटर स्क्वायर। तो बताइए दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 4.5 वाट प्रति मीटर स्क्वायर जो है मोबाइल टावर को 1800 मेगाहर्ट्ज पर संचालित करने के लिए शक्ति घनत्व की अनुमति प्रदान है। यानी तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों, इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च और विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर क्रमशः कहाँ स्थित है? यानी जो है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे स्थित है? तो बताइए दोस्तों, हमारा ऑप्शन ए है हैदराबाद, तारापुर और श्रीहरिकोटा, ऑप्शन बी है चेन्नई, तारापुर और तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन सी है हैदराबाद, कल्पकम और तिरुवनंतपुरम और ऑप्शन डी है चेन्नई, तारापुर और श्रीहरिकोटा। तो बताइए दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, यानी हैदराबाद, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी हैदराबाद, कल्पकम और तिरुवनंतपुरम। यानी हम बात करें दोस्तों इसकी, तो जो है यहाँ पे जो इंदिरा गांधी जो कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र जो है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च और विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर जो है हैदराबाद, कल्पकम और तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बखान कॉरिडोर कहाँ है? तो बताइए दोस्तों, जो बखान कॉरिडोर है वह कहाँ पे स्थित है? हमारा ऑप्शन ए है अफगानिस्तान का उत्तरी पूर्वी छोर, ऑप्शन बी है लद्दाख क्षेत्र में भारत और चीन के बीच की सीमा का एक भाग, ऑप्शन सी है ईरान और पाकिस्तान के मध्य रास्ता और ऑप्शन डी है बांग्लादेश म्यांमार को जोड़ने वाली एक संकरी पट्टी। तो बताइए दोस्तों, जो बखान कॉरिडोर वो कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो बखान कॉरिडोर है वो अफगानिस्तान का उत्तरी पूर्वी छोर है, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है,
एस्सार ग्रुप ऑफ कंपनी को कौन सा व्यवसायिक सदन समर्थन देता है? तो बताइए दोस्तों, जो एस्सार एक ग्रुप ऑफ कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसको कौन सा व्यवसायिक सदन समर्थन देता है? हमारा ऑप्शन ए है रोयास, ऑप्शन बी है अंबानी, ऑप्शन सी है गोयनका, ऑप्शन डी है केनोरियास। तो बताइए दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए, यानी जो रुयास है वह इसको समर्थन देता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यदि हम चेयरमैन की बात करें तो दोस्तों इसका चेयरमैन अभी है शशि रुआ, यानी जो रुयास जो कंपनी है बहुत बड़ी, उसका चेयरमैन जो है वो शशि रुआ है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेस्ले कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताइए दोस्तों, जो नेस्ले कंपनी है जो कि फूड प्रोडक्ट बनाता है, यानी पोषक तत्व वाली जो बच्चे लोग को दूध ये सब भी जो आता है नेस्ले का, उसका जो है मुख्यालय कहाँ है? हमारा ऑप्शन ए है स्वीडन, ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है जर्मनी और ऑप्शन डी है नीदरलैंड। तो बताइए दोस्तों, जो नेस्ले कंपनी है उसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्विट्जरलैंड के बैवो में जो है ये नेस्ले कंपनी का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों यह स्विट्जरलैंड के पोषक पदार्थ बनाने वाली कंपनी है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में हीरो ग्रुप की कंपनी का मालिक कौन है? तो बताइए दोस्तों, जो भारत में हीरो ग्रुप की कंपनी का मालिक कौन परिवार है? हमारा ऑप्शन ए है हिंदुजा, ऑप्शन बी है फायरोदिया, ऑप्शन सी है मुंजाल और ऑप्शन डी है मानसिंह। तो बताइए दोस्तों, जो हीरो ग्रुप है जिसका हम लोग मोटरसाइकिल सब भी जो आता है तथा अन्य पार्ट्स भी वो काफ़ी बनाते हैं, तो उनका जो है कौन सा परिवार जो मालिक है? तो बताइए दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो मुंजाल, सॉरी दोस्तों यहाँ भुंजाल हो जाएगा, जो है यह जो है इन भारत में हीरो ग्रुप की कंपनी का ये मालिक है। दोस्तों इसके बारे में बात की जाए तो दोस्तों हीरो ग्रुप 4 भुंजाल भाइयों ने स्थापित किया था। दोस्तों सबसे पहले यह लुधियाना में 1956 में स्थापित की गई थी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है? तो बताइए दोस्तों, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है? हमारा ऑप्शन ए है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर, ऑप्शन बी है भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन सी है समुद्री तल पर और ऑप्शन डी है पृथ्वी के केंद्र पर। तो बताइए दोस्तों, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी पृथ्वी का जो केंद्र है वहां पे गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मैंने कई बार देखा है, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। तो बताइए दोस्तों, हमारा ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है अमोनिया और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो बताइए दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी धान के खेत से जो है मीथेन गैस निकलती है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सूक्ष्म आहार पौधों के विकास और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक नहीं है? तो बताइए दोस्तों, कौन सा वह आहार है जो पौधे के विकास और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक नहीं है? यहाँ जो ऑप्शन दिया उसमें से बताना है दोस्तों। हमारा ऑप्शन ए है दोस्तों मैग्नीज, ऑप्शन बी है आयोडीन, ऑप्शन सी है जो है बोरॉन और ऑप्शन डी है जिंक। तो बताइए दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोई जरूरी नहीं है कि आयोडीन की कोई ऐसी आवश्यकताएं पौधे में नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित चारों में से भिन्न कौन से है, यानी जो अलग है उनको बताइए। हमारा ऑप्शन ए है अविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है जे स्वामीनाथन, ऑप्शन सी है अकबरी पद्मसी और ऑप्शन डी है जावेद अख्तर। तो बताइए दोस्तों इन लोगों में से भिन्न कौन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो जावेद अख्तर है वो इन तीनों से अलग है। दोस्तों कैसे अलग है, तो दोस्तों अविंद्रनाथ टैगोर, जे स्वामीनाथन और अकबर पद्मसी जो है वह चित्रकार हैं, जबकि जो जावेद अख्तर साहब है वह कवि गीतकार एवं पटकथा लेखक है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है किस देश में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है। तो बताइए दोस्तों जो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है वह कहाँ पे स्थित है। हमारा ऑप्शन ए है नामीबिया, ऑप्शन बी है अर्जेंटीना, ऑप्शन सी है मंगोलिया और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए दोस्तों, तो दोस्तों जो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है वह हमारा ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, यानी ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो बताइए दोस्तों कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। हमारा ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है जलवाष्प और ऑप्शन डी है मीथेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जो ऑक्सीजन है वह ग्रीन हाउस वाली गैस से नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन किडनी के मूलभूत निर्माण और कार्य की इकाई है, यानी कौन सा जो भाग है वह किडनी के मूलभूत निर्माण और कार्य की इकाई माना जाता है। हमारा ऑप्शन ए है लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी है नेफ्रॉन, ऑप्शन सी है लाबुल और ऑप्शन डी है न्यूरॉन। तो बताइए दोस्तों कौन सा जो है किडनी के मूलभूत निर्माण और कार्य की इकाई है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी लाबुल जो है वह किडनी के मूलभूत निर्माण और कार्य की इकाई है। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो समझ में आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है जर्मन सिल्वर किन धातुओं का मिश्रण होता है। तो बताइए दोस्तों जो जर्मन सिल्वर है वह किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है। हमारा ऑप्शन ए है तांबा जस्ता और निकेल, ऑप्शन बी है चांदी तांबा और कार्बन, ऑप्शन सी है चांदी तांबा और एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है एल्युमिनियम जस्ता और कोबाल्ट। तो बताइए दोस्तों जो जर्मन सिल्वर है उसमें किस किस चीज़ों का मिश्रण होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी तांबा जस्ता और यदि हम निकेल को मिलाकर एक निश्चित अनुपात में उसे बनाएं तो दोस्तों हमें जर्मन सिल्वर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सामान्यतः कृत्रिम बरसात के लिए किस तत्वों का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए दोस्तों जो कृत्रिम बरसात जब करानी होती है तो उसके लिए किन किन तत्वों का प्रयोग किया जाता है सामान्य रूप से। हमारा ऑप्शन ए है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी है पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है सिल्वर आयोडाइड और ऑप्शन डी है जिंक सल्फेट। तो बताइए दोस्तों जो कृत्रिम बरसात कराने के लिए सामान्य रूप से जो है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसके साथ साथ इसमें सिल्वर आयोडाइड, शुष्क बर्फ और द्रव प्रोपेन का भी यूज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है थियोडोलाइट से क्या नापते हैं। तो बताइए दोस्तों जो थियोडोलाइट से क्या नापा जाता है, यानी थियोडोलाइट से क्या नापते हैं। हमारा ऑप्शन ए है समुद्रिक तापमान का परिवर्तन, ऑप्शन बी है आकाशीय दूरी, ऑप्शन सी है नदी के जल के वेग को
और ऑप्शन डी है जमीन के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोण को। तो बताइए दोस्तों, जो थियोडोलाइट होता है उससे क्या मापा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो थियोडोलाइट से जमीन के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर कोण को मापा जाता है। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सौर मंडल का कौन सा ग्रह जोवियन है? यानी कौन सा ग्रह है जिसे जोवियन नाम से भी जाना जाता है? कौन सा ग्रह है जो जोवियन भी है? हमारा ऑप्शन ए है बृहस्पति, ऑप्शन बी है शनि, ऑप्शन सी है शुक्र और ऑप्शन डी है नेपच्यून। तो बताइए दोस्तों जो बृहस्पति है यानी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों बृहस्पति की बात करें तो दोस्तों यह सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे तथा सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का वह आंतरिक अंग है जो अपनी क्षय हुई कोशिकाओं को पुनः विकसित कर लेता है? यानी मनुष्य के शरीर में कौन सा आंतरिक अंग है जो जिसका कोशिका का क्षय होते के साथ ही वह अपना पुनः उस कोशिका का निर्माण कर लेता है? तो बताइए दोस्तों, हमारा ऑप्शन ए है फेफड़ा, ऑप्शन बी है गुर्दे, ऑप्शन सी है यकृत और ऑप्शन डी है मस्तिष्क। तो बताइए दोस्तों, कौन सा वह अंग है जो अपनी कोशिकाओं का क्षय होने के साथ ही पुनः उसे निर्मित कर लेता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो यकृत है यह सब कार्य करने की क्षमता उसमें है। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, सामान्य वेल्डिंग प्रक्रिया में किन गैसों का प्रयोग किया जाता है? यानी जो गाड़ी सब में चाहे और कहीं भी टूटे फूटे स्थानों लोहा को यदि जोड़ना हो तो वेल्डिंग किया जाता है, उसमें किन गैसों का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों हमारा ऑप्शन ए है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन हाइड्रोजन और एसिटिलीन, ऑप्शन सी है एसिटिलीन और नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन और एसिटिलीन। तो बताइए दोस्तों, कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों जो वेल्डिंग में है वह मुख्य रूप से ऑक्सीजन और एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है, यानी इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों यदि हम O2 के यानी ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन को जलाने पर लौ का ताप कितना हो जाता है दोस्तों? 4000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यानी जब हम ऑक्सीजन और एसिटिलीन को मिलाकर यदि हम जलाएं तो जो उसका लौ जो निकलेगा उसका ताप कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 4000 डिग्री सेल्सियस उसका ताप हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने नए वीडियो में। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।